आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के होम साइंस प्रथम का स्वास्थ्य विज्ञान के एक टॉपिक कूड़ा करकट निष्कासन एवं निस्तारण के बारे में जानकारी दूंगी। रिफ्यूज़, रिमूवल एंड डिस्पोजल। रिफ्यूज़ क्या है? कूड़ा करकट, जहाँ एक और गंदगी फैलाता है, दुर्गंध फैलाता है, जो हमारा कचरा जो हमारे को पसंद नहीं होता हम उसको फेंक देते हैं और इसमें उन चीज़ों को देते हैं जो हमारे लिए निरर्थक है और इस कारण हम फेंक देते हैं। और हम जब झाड़ू वगैरह करते हैं तो जो कचरा निकलता है उसे भी हम फेंक देते हैं। तो ये सब कूड़ा करकट है। कूड़ा करकट सूखा पदार्थ भी हो सकता है और गीले पदार्थ भी हो सकते हैं। और इससे कई, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इससे बीमारियां फैलती हैं। अगर कूड़े करकट का निस्तारण सही ढंग से ना किया जाए तो बीमारियां फैलाता है और हमें परेशानी होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूखे पदार्थ कौन कौन से हैं कूड़े में। कचरा जिसे कहते हैं, ये गली, सड़क, बाजार, गोदाम, औद्योगिक संस्थान आदि से निकाला गया झाड़न और बुहारन होता है, जिसमें धूल, रद्दी कागज, कपड़े की कतरन, चीथड़े, पैकिंग पदार्थ, कागज, कपड़े या प्लास्टिक की थैलियाँ, कार्डबोर्ड, टीन के डब्बे, टूटे कांच, चीनी के बर्तन, छोटी बड़ी शीशियाँ, बोतल के ढक्कन, कॉर्क, राख और जले हुए कोयले, सूखे घास पत्ते आदि होते हैं। और ये लगभग प्रतिवर्ष एक व्यक्ति 545 केजी से 682 केजी तक निकालता है। जहाँ चूल्हे के लिए गैस, बिजली, मिट्टी का तेल काम में आता है, वहाँ स्वाभाविक है कि राख और कोयले की मात्रा का अनुपात कम हो जाएगा। इस तरीके से ये तो हुए सूखे पदार्थ। गीले पदार्थ में उन्हें कूड़ा कहते हैं, जिसमें रसोई घर के कूड़े को गार्बेज कहते हैं। रसोई घर के कूड़े में घरों में, होटलों में, ढाबों में, जलपान गृहों में, खाद्य बनाने वाले व्यावसायिक संस्थानों आदि से निकलता है, जिसमें फलों का, सब्जियों का, दालों का छिलके, निरर्थक कतरने, सड़े गले फलों के बीज, गुठलियाँ, दाल, शाक, सब्जी, दोनों पत्तल चाय और उसकी प्लास्टिक कप्स, अंडे के छिलके आदि होते हैं। और गार्बेज की मात्रा प्रति व्यक्ति लगभग 68 से 114 किलो तक हो जाती है। सब्जी मार्केट वगैरह में ये फलों और सब्जियों का कूड़ा ज़्यादा होता है। और गटरों में जो है वो ड्रेन से कूड़ा निकालते हैं, वो औद्योगिक संस्थानों का कूड़ा, पशुशालाएं हैं उनमें गोबर, लीद आदि, वधशालाओं में उत्कृष्ट कूड़ा, फिर शिशुओं और बच्चों के मल, और फिर मरे हुए जानवर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, पक्षी, गाय, बैल, घोड़े, गधे जो फेंक देते हैं मरने के बाद, और बगीचों और वाटिकाओं में पौधे, वनस्पति आदि के निकास का कूड़ा। तीसरी प्रकार का होता है सूखा, गीला, और फिर तीसरा है इमारती अपशिष्ट। ये शेष बचा हुआ कंक्रीट, चूना आदि होता है और ये भी लगभग 1 पाउंड का हो जाता है। प्रतिदिन 1 पाउंड निकलता है और इसकी भी निष्कासन की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। तो कूड़ा करकट के संग्रहण, निष्कासन और निस्तारण। संग्रहण मतलब कलेक्शन, निष्कासन मतलब रिमूवल और निस्तारण मतलब डिस्पोजल जो है वो भी अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग और मलमूत्र में संग्रहण और निस्तारण का मल वाहन की संज्ञा देते हैं। तो इस तरीके से गीला, सूखा और इमारती अपशिष्ट को हमें निस्तारित करना है और उसके डिस्पोजल के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपमार्जन में सर्वप्रथम हमें कूड़े कचरे को इकट्ठा करना होता है, तब उससे निस्तारण स्थलों पर ले जाकर उपयुक्त विधि से निस्तारित करते हैं। कूड़े कचरे के संग्रहण में नागरिकों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। घरों में और विभिन्न संस्थाओं में, व्यावसायिक संस्थानों में
कूड़ा कचरा इधर गलियों सड़कों आदि में उपलब्ध रिक्त स्थानों में फेंक दिया जाता है। और ज़्यादातर आजकल तो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं जिसमें कि अलग अलग डाला जाता है, और लीवर युक्त डस्टबिन बने होते हैं बड़े बड़े, आप उसमें भी जाके कचरा डाल सकते हैं। और ये नगर पालिका की गाड़ियाँ वगैरह आती हैं और वो कचरे को लेके चली जाती हैं ताकि मोहल्ले और रोड्स वगैरह साफ हो जाती हैं। गलियों सड़कों बाज़ारों नलियों आदि में सफाई पालिका कर्मचारियों को प्रतिदिन करनी होती है, और इन स्थानों पर इकट्ठा किया गया कूड़ा कचरा नगर पालिका कर्मचारी ठेलों से वहाँ तक ले जाते हैं और कचरा ढोलों या कचरे के कुंडों में डालते हैं, और फिर वहाँ से वाहनों से विशेष कचरा वाहनों से भरकर प्रतिदिन निस्तारण स्थल पे ले जाया जाता है। और कचरा ढोलों और कुंडों का कचरा प्रतिदिन न हटा जाए तो उसमें दुर्गंध पैदा हो सकती है, मक्खियाँ वगैरह होंगी, गंदगी फैलाएंगी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले कलेक्ट किया, फिर उसका निष्कासन किया। निष्कासन हमारे नगर पालिका कर्मियों वगैरह द्वारा किया गया, कुछ जगह हम अपने घरों में हम खुद करते हैं। और फिर अब आता है निस्तारण, डिस्पोज़ल कहाँ होना चाहिए। ज़्यादातर गांव और उनमें क्या होता है, बिखरी हुई बस्ती में कूड़े कचरे का निस्तारण खाद के गड्ढों में किया जाता है, और गड्ढे व्यक्तिगत घरों के बाड़ों में होते हैं। सामूहिक रूप से गांवों के बाहर भी उपयुक्त स्थान बनाए जाते हैं, और वहाँ पर गड्ढों की देखरेख की जिम्मेदारी गांव वालों की पूर्ण चेष्टा से निभानी होती है। और लंबाई चौड़ाई 3 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में उसमें कूड़े में मवेशियों का मल वगैरह भी सम्मिलित किया जाता है, और 1-2 इंच की मिट्टी डाल देते हैं, और फिर उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। 14वें 30वें और 60वें दिन उथल पुथल करनी होती है, और फिर उसके बाद में वो दबे रहते हैं तो उससे खाद्य बन जाते हैं, और खाद जो है वो हमारे खेतों में डलती है। शहरों में कूड़ा करकट की निम्न विधियों से निस्तारित किया जाता है। वैसे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। पूरा दूसरे शहर जो बड़े बड़े देश हैं उनमें निस्तारण के लिए मशीन होती हैं, और वो हर जगह पर उसको दबाने वाली मशीन होती हैं जो कचरे को बिल्कुल दबा के और छोटा कर देती हैं, और वो छोटे से पैकेट में होते हैं। और जो लोहे और इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो जैसे ही उन मशीनों में जाते हैं तो लोहे वगैरह अलग हो जाता है, और वो उनका संग्रहण कर लेते हैं, और लोहे को तो फिर रिसाइकल करके यूज़ में ले लेते हैं, और जो बिल्कुल बेकार चीज़ें होती हैं वो आगे चली जाती हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ पर तो है नहीं। अपने देश में भूमि निम्न विधियों से हम निस्तारण करते हैं। भूमि के निचले तलों को भरना, नियंत्रित भूमि भरण, समुद्र में प्रवाहन, भस्मीकरण, कंपोस्ट बनाना, पृथक्करण एवं किण्वन, इसे हाइड्रोजेनिक विधि भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। जब सबसे पहली विधि जो है वो भूमि के निचले स्थलों को भरना, उसमें हम जो समतल करने के लिए कचरे को डाल देते हैं, और 12 इंच की मिट्टी की तह बिछा देते हैं। तो ये बाग बगीचे वगैरह लगाए जा सकते हैं। पर इसमें जब तक वो ऊपर मिट्टी की तह नहीं डलती है तो गंदगी इधर उधर फैली रहती है, और वो बीमारी का कारण बन सकती है। तो इसे श्रेष्ठ मेथड नहीं माना गया। नियंत्रित भूमि भरण में निचला कचरा जो होता है निचले स्थानों पर खोदे गए लंबे चौड़े भूस्थलों को नियंत्रित भरने के लिए इसको बनाया जाता है, और इसमें भी कंक्रीट, कांच, चीनी के टुकड़े के बर्तन, कार्डबोर्ड वगैरह की तहें जमाई जाती हैं, और फिर उसके बाद में इनमें 6 से 9 इंच मिट्टी भर दी जाती है। 6 माह के बाद में ये पार्क वगैरह में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये 304 ये जल स्रोत के पास नहीं होने चाहिए, दूर होने चाहिए, और अगर ये इसके पास होंगे तो ये हमारे लिए घातक होंगी। टीन, बोतलें, लोहे इत्यादि को बेच दिया जाता है। फिर आता है समुद्र में प्रवहन। कुछ कूड़े करकट को जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं उसमें नावों में भरकर और समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाता है। पर जैसे ही कोई ज्वार भाटा वगैरह ज्वार आते हैं तो वो वापस आ जाता है, और उस कचरे को वापस भेजना पड़ता है नावों में भरकर। इसमें खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए ये विधि उचित नहीं है।
नेक्स्ट विधि है भस्मीकरण। इस विधि में कूड़े कचरे को जलाया जाता है और मानव पशु मल भी साथ में जला दिया जाता है। ये विधि एक स्वच्छ और स्वस्थकर है। इसमें सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है और 1/4 भाग ही अवशिष्ट के रूप में रह जाता है। और खर्चीली, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली भी है और नगर पालिकाओं की भारी लागत के भस्माकारी यंत्र खरीदने पड़ते हैं और रख रखाव और दैनिक उपयोग भी काफ़ी खर्च होता है उस पर भी। और ये स्वतः ही ईंधन योग्य पदार्थ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो अलग से ईंधन की व्यवस्था भी करनी होती है। और लेकिन प्रतिलाभ कुछ भी नहीं होता है, केवल अवशिष्ट राख ही प्राप्त होती है। और ये अत्यंत ही सीमित और प्रयोग सड़क और भवन निर्माण कार्य में चूने सीमेंट आदि मिलाने में किया जाता है। और पश्चिमी देशों में या औद्योगिक नगरों में ये किया जाता है और इससे उपयोगी खाद वगैरह बनती है और जलाने के बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सिर्फ राख ही मिलती है। और इसमें संयंत्र जो होता है अलग अलग आकार के और प्रकार के होते हैं। पक्के सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, छोटे पैमाने पर ईंट चूने भी बनते हैं। और भट्टी होती है, उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं, जलने के बाद में वो राख के रूप में हो जाती है। और कुरेदने के लिए विशेष मार्ग होता है, लंबे लंबे हस्तकों वाले कुरेदकों से कुरेदा जाता है। और भट्टी में कचरा कक्ष में निकलने वाली राख के नीचे की ओर अलग कक्ष होता है और द्वार होता है और राख निकाली जा सके और राख का उपयोग कर लेते हैं। और इसमें हवा के द्वारा आग से कचरे को जलाया जाता है। फिर कंपोस्ट विधि में भी अलग अलग विधियां हैं। जिस शहर में पहली बार जिसमें इनको विधियों को अपनाया उसके नाम पर हो गई इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, बर्मी विधि। तो ये अलग अलग, पूना में है तो पूना की विधि, बेंगलोर में है तो बेंगलोर की और इंदौर में है तो इंदौर की विधि। अब इसमें सभी विधियों में किसी में बायोलॉजिकल एक्शन कराते हैं और फिर जैव क्रिया के एरोबिक वाला ऑक्सी जैव क्रिया होती है, किसी में अनऑक्सी और किसी में दोनों होती हैं। तो इतना फ़र्क है इनमें। सबसे पहली विधि जो है इंदौर विधि, इसमें कंपोस्ट स्थल बनाए जाते हैं और उनको सड़कों से जोड़ा जाता है, मतलब दूरी वाले कंपोस्ट स्थल बनते हैं। 30 बाय 14 बाय 2 फुट के होते हैं और गहराई 3 से 5 फीट तक होती है। और खाइयों को पहले तय में कचरे की 4 इंच की मोटाई की बिछाई जाती है, फिर 2 इंच मोटी मल की बिछाई जाती है, फिर कचरे और मल की 2 इंच की तय बारी बारी से बिछाते जाते हैं। और जब खाई पूरी तरह से भर जाती है तब इस पर 5-6 दिन पूरा कर दिया जाता है, तब इस पर छिड़काव किया जाता है और परावर्तन उथल पुथल किया जाता है। और परावर्तन जो होता है वो 16वें दिन, 20वें 30वें दिन, 70वें दिन, 90वें दिन और इस तरह किया जाता है और फिर खेतों में पहुंचा देते हैं और ये खाद बन जाती है। और ये जो परावर्तन वगैरह है, इसमें परावर्तन की आवश्यकता होती है तो कुछ घिनौनापन, मतलब अजब सा भी लगता है, गंदापन। बेंगलोर विधि में उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूर ले जाएं, कंपोस्ट स्थल पास में ही होता है आधी मील दूरी पर। और क्योंकि इसमें दुर्गंध आदि फैलने की संभावना नहीं होती, प्रतिदिन एकत्र होने वाले कूड़े करकट को समुचित विस्तार की मात्रा के अनुसार आवश्यक संख्या में खाइयाँ खोदी जाती हैं और 15 से 30 फुट लंबी और 5 से 8 फुट चौड़ी और 3 फुट गहरी होती हैं। और कचरे की मोटाई 6 इंच बिछाई जाती है। फिर मानव और पशु मल को बिछा देते हैं, फिर उसके कचरे की तह से क्रमशः उसको 6 इंच और 2 इंच की बारी बारी में बिछाई जाती हैं। और ये 1 इंच ऊंचाई तक, 1 फीट ऊंचाई तक ये भर जाती है तो उसके ऊपर 9 इंच कचरे को फिर डालते हैं। और कूड़े कचरे की आवश्यकता होती है तो प्रतिदिन भराई के बाद 2 इंच मिट्टी की तह जमा दी जाती है, तो फिर भिगो दिया जाता है और इससे 4-5 दिन में ऑक्सीय जीवाणुओं के द्वारा
अनॉक्सी जीवाणु की क्रिया के फलस्वरूप सारा कूड़ा जो है वो विघटित हो जाता है। और इसमें ताप जो है 65 से 70 तक हो जाता है। फिर वर्मी विधि, इसमें खाद भी अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट विधि है वर्मी विधि, वर्मी कंपोस्ट विधि। ये पूना में हुआ, और पूना में गाय, घोड़े, बकरी, कुक्कुट आदि के मल से खरपतवार और घास, बेकार वनस्पति आदि पौधों की कतरनें मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया, गीला करके गड्ढे में डाला गया और 8 बाय 8 बाय 8 फीट का बनाया गया, और फर्श और दीवारें पक्की बनाई गई, अर्थवर्म से चार्ज किया गया और टाट पट्टी से ढक दिया गया, और फिर गीला करके छिड़काव किया गया, और इसमें ऑक्सी प्रतिक्रिया पैदा की, और उससे उथल पुथल विधि से कार्बनिक तत्वों को उसमें हिलाते हैं, उसके उत्तम उर्वरीय तत्वों को परावर्तित करती है, और 2 माह तक उत्तम खाद्य बन जाती है। 2 माह, लगभग 2 माह लगते हैं। और इसमें पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 और ताप आर्द्रता समय समय पर छिड़काव से यथेष्ट बनाए रखते हैं, जिससे अर्थवर्म भी क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं और जैविक प्रतिक्रिया संभव बनाए जाते हैं, और खाद ऊपर से निकाल लिया जाता है और तह नीचे रह जाती है। इसमें नाइट्रोजन 3 गुना अधिक और फॉस्फेट 7 गुना अधिक और पोटाश 11 गुना अधिक प्राप्त होता है, और गुणात्मक दृष्टि से ये उत्तम खाद्य है, और इसकी पैदावार भी अधिक होती है। फिर इसमें पृथक्करण किण्वन द्वारा ये पाश्चात्य देशों में बनाई जाती है। निस्तारण स्थलों पर सर्वप्रथम बड़ी बड़ी यांत्रिक चलनियों से छाना जाता है। राख, बालू आदि छन जाए तो पट्टों से डाला जाता है, जिससे कचरा हटा लेते हैं, और मशीनी उपकरणों से मोटा चूरा ले लिया जाता है और किण्वन कक्षों में पहुंचा देते हैं, और फिर पट्टों के द्वारा व्यक्ति खड़े रहते हैं जो टीन, बोतल, लोहा, धातुओं को वस्तु को छाट लेते हैं, और किण्वन कक्षों में विशेष विधि द्वारा विघटन करके खाद बनाई जाती है। इस प्रकार आपने जाना कि कूड़े करकट का निस्तारण कैसे करना है, कूड़ा करकट किस तरीके से निस्तारित किया जाता है, और इसके निस्तारण की विभिन्न विधियों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। कूड़ा करकट का निष्कासन और निस्तारण कैसे करें, इसके अधिक जानकारी के लिए आप सत्यदेव आर्य, स्वास्थ्य विज्ञान बाय सत्यदेव आर्य को रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद।